हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स के एक नए अध्याय को चालू करेंगे। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही आसान है। मैं आपको इसके बेसिक को, कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर करूंगा कि आपको ये अध्याय एकदम मक्खन हो जाएगा। आपको ये अध्याय एकदम मक्खन हो जाएगा और जब एग्जाम में इसके प्रश्न आएंगे ना तो यूं हल करेंगे, यूं। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना होगा। चलिए चालू करते हैं। हमने जब 12वीं फिजिक्स का किताब खोला था तो पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में हम लोगों ने स्थिर वैद्युत के बारे में पढ़ा था। स्थिर वैद्युत में हम लोगों ने जो शुरुआत किया था वो था हमारा क्या? आवेश। और आवेश वहां पे क्या था? स्थिर था। और जब आवेश स्थिर था तो उस चैप्टर का नाम ही पड़ गया क्या? स्थिर विद्युत। ठीक है, पहले अध्याय में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। जब हम लोग दूसरे अध्याय में आए तो हम लोगों ने विद्युत विभव और धारिता के बारे में पढ़ा। ठीक है, जब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश किए तो ये आवेश क्या हुआ? ये आवेश गतिमान हो गया और गतिमान हो गया तो फिर हमको जो अध्याय मिला वो अध्याय क्या था? वो अध्याय था विद्युत धारा। आवेश गतिमान हुआ, गतिमान हुआ मतलब प्रवाह होने लगा। प्रवाह हुआ मतलब उसमें क्या हुआ? धारा। धारा की तरह, धारा मतलब जैसे नदियों की धारा होती है, उसी प्रकार आवेश धारा रूप में प्रभावित होने लगा, जिसे हमने क्या कहा? विद्युत धारा। जब हम आगे बढ़े तो हमको ये मिला कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो हमने पाया कि इसके आसपास क्षेत्र में क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसमें हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कई सारे डेरिवेशन बनाए और जाने। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ। अब मानव का जो दिमाग है ना, वो कभी शांत नहीं रहता है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। और जब कुछ ना कुछ चलते रहता है तो बात ये आया कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जब किसी चालक में हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक, तो फिर बात ये आया कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे ये कोई चालक है, इसमें हम लोगों ने आई धारा प्रवाहित किया तो हम लोगों ने ये पाया कि इसके आसपास के क्षेत्र में क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि किसी चुंबक को जब हम किसी कुंडली के नजदीक लाएं, किसी चालक के नजदीक लाएं, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए? हो सकता है। ये NS एक चुंबक है। इस चुंबक को जब हम किसी चालक के नजदीक में लाएं, ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ये जिज्ञासु दिमाग, बताया मैंने अभी, मानव का मस्तिष्क जो है कभी शांत नहीं रहता है, बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, जब जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है तो यही बात आई कि हम इस चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित किए तो आसपास क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी चुंबक के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करें? हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकृति में सममितता चलती है।
प्रकृति जो होती है ना, सममितता होती है। अगर एक के साथ कुछ घटना घटी तो ये माना जाता है कि दूसरे के साथ भी वो घटना घटनी चाहिए। अर्थात अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके आसपास चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके कारण हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न? विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि चुंबक के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो? ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए फैराडे साहब ने एक प्रयोग किया। क्या क्या प्रयोग किया? उन्होंने एक कुंडली लिया, ये कुंडली लिया और इस कुंडली के सिरों में एक धारामापी यंत्र लगा दिया। धारामापी यंत्र क्यों? क्योंकि जब चुंबक के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो हमको पता कैसे चलेगा? ये धारामापी लगा। धारामापी जो होता है वो बहुत ही सुग्राही यंत्र होता है। उसमें अगर थोड़ा सा भी धारा प्रवाहित हुआ ना तो तुरंत इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ा सा भी विद्युत धारा, इसको एहसास हुआ कि मेरे नजदीक या मेरे में से विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, इसमें तुरंत विक्षेप उत्पन्न होगा। मतलब इसको कहीं कहीं पे भी कहा जाता है कि ये चमकने लगता है। क्या? कि ये चमकने लगता है। बात वही है, ये चमकने लगा या फिर इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। उन्होंने, फैराडे ने क्या किया? एक चुंबक लिया, इस चुंबक को इसके इतने दूर पर रखा। ठीक है। अब चुंबक में से क्या होता है? लगातार चुंबकीय बल रेखाएं निकलते रहती हैं। ये कोई चुंबक है तो चुंबक में लगातार चुंबकीय बल रेखाएं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलते रहती हैं। इसमें से क्या हो रहा है? लगातार चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। ठीक है। कुछ बल रेखाएं इस धर से भी जा रही हैं। अब चूंकि चुंबक इस कुंडली से क्या है? दूर है। अब जब कुंडली से दूर है तो इससे एक दो बल रेखाएं या एक दो क्षेत्र रेखाएं ही तो गुजरेंगी। ठीक है। और ये क्या होंगी? ऐसे लगातार चल रही है। जब ये लगातार चल रही हैं तो इसमें क्या है? कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा। हम मान लेते हैं अभी इसमें क्या? दो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है। चुंबक क्या है? स्थिर अवस्था में है। ठीक है। अभी इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ मतलब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुआ। मतलब आई का मान क्या हो गया? 0। कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ। ये उन्होंने पहला कंडीशन किया। फिर उन्होंने दूसरे में क्या किया? चुंबक को थोड़ा सा इनके नजदीक लाया। किसके नजदीक लाया? इस कुंडली के क्या किए इन्होंने? चुंबक को नजदीक लाया। और जब चुंबक को नजदीक लाए, ठीक है, नजदीक लाए, ला रहे थे, लाए नहीं। ठीक है। नजदीक ला रहे थे तो पहले क्या था? दो क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। अब नजदीक ला रहे हैं तो ये क्या होंगी? इनसे जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं जो अभी कुंडली तक नहीं पहुंच पा रही हैं, पहले ही मुड़ जा रही हैं ऐसे, और यहां से चालू होके कहा घूम के ऐसे यश तक तो आती हैं। ठीक है। तो ये अभी दो जब नजदीक ला रहे हैं तो ये क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? कुंडली को टच करेंगी। अभी यहाँ पे से क्षेत्र रेखाएं जो थी, ठीक है, कुछ क्षेत्र रेखाएं जो बाहर जा रही थी, ये बाहर जो जा रही, लेकिन ये क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? अब इस कुंडली से ऐसे क्या होंगी? टकराएंगी। अब इस कुंडली से टकराने वाली या गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ी। पहले 2 थी, अब कितनी बढ़ी? अब 4 हो गई। 2 से कितनी हो गई? 4 हो गई। जब ये इसके नजदीक आ रहा है तो नजदीक आ रहा है, उस स्थिति में क्या होगा? लगातार
क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। 2 से 4 हुआ और नजदीक आएगा और बढ़ेगा और नजदीक आएगा और बढ़ेगा। 2 से 3 मान लीजिए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। और जब क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती है तो उन्होंने देखा कि इसमें क्या होता है, ये विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और इधर की ओर मुड़ जाता है। जो ये धारा मापी का जो ये यंत्र है, या तो कहूं जो कांटा है, वो इधर की ओर क्या होता है, झुक जाता है। मतलब इसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। और इसमें विक्षेप कब उत्पन्न होगा, जब इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक है, अर्थात निष्कर्ष क्या निकला कि इसमें अभी विद्युत धारा का मान 0 नहीं है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब अगले में क्या किया उन्होंने, जब वो तीसरे कंडीशन पे पहुंचे तो तीसरे कंडीशन में उन्होंने क्या किया, ये क्या है, कुंडली है, ये क्या है, धारा मापी है। जब उन्होंने यहाँ पर इसके नजदीक में लाकर, ये नजदीक में लाए, नजदीक में लाने के बाद इसको क्या किए, रोक दिए। चुंबक इस समय क्या था, गतिमान था, आ रहा था। अब यहाँ पर आके ये क्या हो गया, रुक गया। जब रुक गया तो इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मान लेते हैं कि जैसे हमने 6 था तो 10 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, ऐसे रुक गया। ठीक है, इस समय इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्याएं मान लेते हैं कि 10 हो गई। ये काउंटिंग है, हम इसको अपने से लिख रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, अब जब ये रुक गया तो इसमें कितने क्षेत्र रेखाएं आके रुकी हैं, 10 है। मतलब ये क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब इसमें कमी नहीं हो रहा है, न ही वृद्धि हो रहा है। दोनों स्थितियों में यहाँ पर आके चुंबक रुक गया, मतलब क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या हो गई, नियत हो गई। जब क्षेत्र रेखाओं की संख्या नियत हो गई, ठीक है, कमी नहीं हो रही, वृद्धि नहीं हो रही, उस स्थिति में फैराडे साहब ने ये देखा कि इसमें कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है। और जब कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है, मतलब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये आए किसमें, चौथे कंडीशन में। जब ये चौथे कंडीशन में आए तो चौथे कंडीशन में इन्होंने क्या किया कि ये जो, इसको मिटा देता हूं मैं, ये जो कुंडली है, अब इन्होंने क्या किया, कुंडली से इस चुंबक को दूर ले जाना। अभी क्या कर रहे थे, इसके नजदीक ला रहे थे। अब चुंबक को इससे दूर ले जाना इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, इसको क्या करना है, अब इस कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। जब कुंडली से दूर ले जा रहे हैं तो कितना था, 10 था। तो 10 से जैसे जैसे ये दूर ले जा रहे हैं तो 10 से इनकी संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। 10 से 9, 9 से 8 से 7, 6, 5, ऐसे लगातार क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। जब इसमें कमी हो रहा है तो इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे धारा मापी का जो यंत्र है वो कुंडी इधर क्या है, झुक गया है। ये जो कांटा है इधर झुक गया है, इसमें क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। और जब विक्षेप उत्पन्न हो गया मतलब इसमें क्या हुआ, धारा प्रवाहित होना चालू हो गया। विक्षेप कब उत्पन्न होगा, जब उसमें धारा प्रवाहित होगा। मतलब इस स्थिति में I का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब पांचवें कंडीशन पे जब आए तो पांचवें कंडीशन पे ये देखा गया कि ये जो कुंडली है, ठीक है, ये जो कुंडली है, चुंबक को जब हम दूर ले जा रहे थे तो दूर लाने के बाद, अभी क्या था, प्रोसेस में था, दूर लाने के बाद हम इसको फिर से रोक देते हैं। जब रोक दिया
तो इस समय क्या हो रहा था, लगातार क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो रही थी। लेकिन जब रोक दिए तो ये क्या हो गया, क्षेत्र रेखाओं की संख्या स्थिर हो गई, और स्थिर हो गई तो ये देखा गया कि इसमें कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा। और जब कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आई का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब इस कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। धारा जब चुंबक को हम कुंडली के दूर एक जगह पर स्थिर रखे थे तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर जरूर रही थी, लेकिन इसमें धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं था, धारामापी में कोई भी चमक नहीं था, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। जब हम इसको नजदीक ला रहे थे, ठीक है, तो इसमें क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उस समय हमने देखा कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। हमने मतलब फैराडे साहब ने। ये किसका प्रयोग है, ये फैराडे साहब का प्रयोग है, ठीक ना, फैराडे का प्रयोग है, ठीक है। तो जब इसके नजदीक ला रहे थे तो इसमें क्या हुआ, क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही, ठीक है। जब नजदीक आने के बाद फिर से इसको क्या किया, रोक दिए, तो फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो गया। फिर जब दूर ले जा रहे हैं तो फिर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, रोक दिए फिर से विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो। अब ऐसा होता क्यों है, हम लोगों ने 5 केसों पर स्टडी किया कि पहले केस में चुंबक स्थिर था, धारा प्रवाहित नहीं हुई। दूसरे केस में चुंबक गतिशील है, धारा प्रवाहित हुई। तीसरे केस में चुंबक स्थिर है, धारा प्रवाहित नहीं हुई। चौथे केस में चुंबक फिर वापस जा रही है, गतिशील है, धारा प्रवाहित हुई। और फिर चुंबक जब स्थिर हो गया तब भी धारा प्रवाहित होना बंद हो गया, ठीक है स्टूडेंट। जब भी कोई केस स्टडी किया जाता है या जब भी कोई चीजें प्रयोग की जाती हैं तो प्रयोग करने के बाद हम उसके बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आपने भी सोचा होगा, अगर सोच लिया होगा, आपको पता आंसर मिल गया होगा, तो बताओ फटाफट कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करो, मुझे भी पता चले कि आप सोच रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को विद्युत धारा में एक चीज पढ़ाया था, क्या कि यदि हमारे पास 2 टंकी हैं, ये टंकी और ये टंकी, ठीक है, अभी इनमें क्या है, इनके स्तर में अंतर है। जब स्तर में ये टंकी 1 है और ये टंकी 2 है, ठीक है। जब टंकी में पानी भरा हुआ है तो होगा क्या, इनके लेवल में अभी इनके स्तर में अंतर है, तो यहां से यहां पानी प्रवाहित होना चालू हो जाएगी, ठीक है। दूसरे केस में जब आते हैं कि यहाँ पर क्या है, दोनों टंकी अभी क्या है, लेवल पे हो गए, ये टंकी T1 हो गया, ये टंकी T2 हो गया। अब इनमें से कोई भी पानी प्रवाहित नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इन लोगों का स्तर जो है वो क्या है, एक समान हो गया। एक समान हो गया मतलब इसमें अब कोई भी पानी किसी भी टंकी से प्रवाहित नहीं हो रही है। अब इस टंकी को, टंकी 1 को हम नीचे लेवल पर ले जाते हैं और टंकी 2 क्या होता है, इसको ऊपर रख लेते हैं। अब जो पानी का प्रवाह होगा वो तो होगा ही होगा, ये अलग बात है। अब पानी के प्रवाह की जो दिशा है वो क्या है, बदल गई है। पहले केस नंबर 1 में, ये केस नंबर 1 में क्या, टंकी 1 से टंकी 2 में प्रवाहित हो रही थी। केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2 में टंकी में पानी प्रवाह बंद हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का स्तर समान हो गया। और इस केस नंबर 3 में फिर से पानी प्रवाहित होना प्रारंभ हो गया, बशर्ते इसकी दिशा क्या हुई, बदल गई।
जिन स्टूडेंट ने मेरे प्रत्येक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखा है ना, उनको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए ये जरूरी होता है कि हम किसी भी चीज को जब पढ़े ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मतलब क्या निकला कि जब जब इस दुनिया में पानी के टंकियों के स्तर में अंतर होगा, तब तब पानी का प्रवाह होगा। जब जब स्तर में अंतर होगा, तब तब पानी का प्रवाह होगा। स्तर का अंतर, यहाँ विभव का अंतर, यहाँ टंकियों में स्तर का अंतर और यहाँ विभवांतर। और जब जब विभवांतर होगा तो क्या होगा? आवेश प्रवाहित होगा। और जब आवेश प्रवाहित होगा तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, अर्थात हो क्या रहा है कि जब ये चुंबक आगे पीछे हम कर रहे हैं, तब तब इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? हम लोगों ने विद्युत वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि ये अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश ds की दिशा है। तो हमको मिला था फाई इक्वल टू ई ds cos थीटा, जहां थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण है। ठीक उसी प्रकार ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा है, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल सदिश है ds, इसके बीच का कोण अगर थीटा है तो फाई b मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, फाई b इक्वल टू ई ds cos थीटा। ई नहीं, यहाँ पे b होगा। ठीक है, ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या था? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो जब इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, स्थिर नहीं, परिवर्तन ज्यादा बढ़ने की दिशा में हो या कम होने की दिशा में हो। पानी का प्रवाह कब होगा? जब स्तर में अंतर होगा। ये लगातार अंतर, ऐसा नहीं है कि स्थिर हो जाएगा। जब ये स्थिर हो जाएगा तो इस समय तो पानी का प्रवाह बंद हो गया भैया। इस समय पानी प्रवाहित कहाँ होगा? मतलब इनमें जब जब परिवर्तन हो रहा है, तब तब इसके चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वही विद्युत वाहक बल इसमें धारा प्रेरित करने लगता है। और ये जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना ही कहलाती है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या हुआ? जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्षिक गति कराई जाती है। फिर से, जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होनी चालू हो जाती है। अर्थात क्या किया? चुंबकों के बीच में सबसे पहले सापेक्षिक गति कराई। सापेक्षिक गति कराने से क्या हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो कुंडली में क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो यही क्या करता है? प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, और यही है
फैराडे साहब का पहला नियम क्या है? फैराडे साहब का नियम कि जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति कराई जाती है तो उस परिपथ से बद्ध या उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो इसमें विद्युत धारा प्रेरित करती है, जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है? और यह संपूर्ण घटना ही कहलाती है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये तो हो गया फैराडे साहब का नियम नंबर 1। फटाफट आप लोग कॉपी उठाइए, मैं इसके पहले नियम को बोल देता हूं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। उठाइए कॉपी पेन। जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। ठीक है? और इस विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहता है? जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो। और परिवर्तन कब तक होगा? जब जब इनमें सापेक्षिक गति होगा। जब जब परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, मतलब इनमें सापेक्षिक गति नहीं होगा, तब तब इनमें कोई भी धारा प्रेरित नहीं होगी। ठीक है? अब आते हैं हम लोग फैराडे के नियम नंबर 2 में। और फैराडे साहब का नियम नंबर 2 क्या कहता है कि ये जो विद्युत वाहक बल है E, इसको हम E से दर्शाते हैं विद्युत वाहक बल को। ठीक है? अभी मैंने बताया कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहता है? जब तक इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है? हम धीरे धीरे नजदीक ला रहे हैं, धीरे धीरे चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हम धीरे धीरे दूर ले जा रहे हैं, धीरे धीरे इसके मान में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ठीक है? यदि हम इसको तीव्रता से लाएं, हम धीरे धीरे ला रहे हैं, मान कितना कितना बढ़ रहा है? कितने? एक की गति से बढ़ रहा है, एक की गति से बढ़ रहा है, एक की गति से बढ़ रहा है। अगर हम इसको स्पीड लाएंगे तो क्या होगा? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मतलब 2 के स्पीड में बढ़ेगा। और स्पीड गति से लाएंगे तो क्या होगा? 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, मतलब 3 की स्पीड में बढ़ेगा। और तेजी से लाएंगे तो क्या होगा? 2 से 6, 6 से 10, 10 से 14, मतलब 4 की गति से बढ़ रहा है। ठीक है? और जितनी तीव्रता से पास लाएंगे, जितनी तीव्रता से दूर ले जाएंगे, उतना ही अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। फिर से हम चुंबक को या कुंडली को, मतलब इन दोनों के बीच में जो सापेक्षिक गति कराएंगे, सापेक्षिक गति जितनी तीव्रता से कराएंगे उतनी तीव्रता से क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जितनी तीव्रता से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अर्थात विद्युत वाहक बल इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर एकांक समय में 1 का परिवर्तन हुआ, एकांक समय 2 का परिवर्तन, उसी समय में 3 का परिवर्तन हो रहा है, उसी समय में 4 का, मतलब एकांक समय में परिवर्तन का दर बदल रहा है। ठीक है? और परिवर्तन का दर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जितना ज्यादा विद्युत वाहक बल होगा उत्पन्न होगा, इसमें उतना ही ज्यादा विक्षेप, अर्थात उसमें उतना ही ज्यादा विद्युत धारा क्या होगा? प्रवाहित होगा। मतलब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान है वो परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है? ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इस परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। एकांक समय में कम परिवर्तन होगा, कम विद्युत वाहक बल, कम विद्युत वाहक बल मतलब कम विद्युत धारा।
ठीक है। एकांक समय में ज्यादा परिवर्तन होगा मतलब ज्यादा विद्युत वाहक बल, ज्यादा विद्युत वाहक बल मतलब ज्यादा प्रेरित धारा, ठीक है। और जब हम इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो E इक्वल टू लगता है माइनस का K डी फाई बाई डी टी, ठीक है। K नियतांक है और माइनस चिन्ह क्यों लगा है, इस माइनस चिन्ह के बारे में हम लेंज के नियम में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि माइनस चिन्ह क्यों लगेगा। माइनस चिन्ह इसलिए लगता है क्योंकि यह जब दूर जाने लगता है, यह जब पास आता है, ठीक है, तो कुंडली क्या होता है, इसके पास आने का विरोध करता है। ये जब दूर जाने लगता है तो इसके दूर जाने का विरोध करता है, ठीक है। क्यों करता है, इसको हम लेंज के नियम में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया फैराडे का नियम नंबर 2, ठीक है। और ये था फैराडे का क्या, नियम नंबर 1, ठीक है। आज का वीडियो में मैंने आपको फैराडे के प्रयोग को और फैराडे के नियम 1 और नियम 2 को समझाया। मैंने आप लोगों के लिए मक्खन बना के रख दिया। अब आप इसको कैसे स्वीकार करते हैं ये आपके ऊपर है। आई होप आपको ये फैराडे का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में एनी टाइम रहना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।